नमो नमः भवतां सर्वेषां स्वागतम। दोस्तों, आप में से बहुत से विद्यार्थियों की ये रिक्वेस्ट आई कि कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के हिसाब से प्रामाणिक प्रश्न की एक प्रश्नोत्तरी का प्रारंभ किया जाए। तो उसी संदर्भ में ये क्विक 20 जो Q20 है, ये आज हमारी संज्ञा प्रकरण से संबंधित है और मैं आशा करूँगा ये सभी क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके इस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो आप समय निकाल कर इनको एक बार अवश्य देखें। दोस्तों, ये केवल वे प्रश्न हैं वस्तुनिष्ठात्मक जो आपके कोर्स से संबंधित हैं, और अगर आपने परीक्षा के लिए संस्कृत विषय को चुना है तो बहुत अच्छी बात है। सबसे अच्छा स्कोरिंग विषय संस्कृत है, तो आप मेरे साथ बने रहिए। संज्ञा प्रकरण पर अपन बात करते हैं दोस्तों। तो लीजिए, ये जो जितना भी है ये इस वीडियो में संज्ञा प्रकरण से संबंधित परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का समावेश है। और इस वीडियो के प्रश्नों का अभ्यास करने से पूर्व आप जो संज्ञा प्रकरण को अवश्य पढ़ लें, क्योंकि ये संज्ञा प्रकरण से संबंधित है। और दोस्तों, इस वीडियो में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उपरांत लघुत्तरात्मक प्रश्न भी हैं, तो उन प्रश्नों के उत्तर प्रश्न अभी मैंने दे दिए हैं और आप उन प्रश्नों के उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं ऐसा आशा करूँगा। और इस परीक्षा से संबंधित जो अन्य टॉपिक हैं, बहुत से टॉपिक हैं, कारक हो गए, अपने लौकिक साहित्य हो गया, वैदिक साहित्य हो गया, इनसे संबंधित जो अन्य वीडियो हैं वो प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और सब्सक्राइब करने के साथ ही इसको आप बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन ऑन भी कर लें, अथवा वीडियो में जाके आप आपसे संबंधित जो वीडियो है, राजस्थान जी के आप पढ़ना चाहते हैं या हिस्ट्री आप पढ़ना चाहते हैं, तो आपसे संबंधित जो भी वीडियो है उसको आप देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आगे अपन चलें तो हमारा जो अभ्यास शुरू करते हैं, हम तुरंत समय नहीं व्यर्थ करते हुए, और अभ्यास में हमारा पहला ही प्रश्न है, उपदेशे अंत्यम इत भवति। जी हाँ दोस्तों, उपदेशे अंत्यम इत भवति। अच्छा, जी हाँ दोस्तों, आज किसको कहते हैं? वापस तो आपकी स्क्रीन पर प्रश्न है, उपदेशे अंत्यम इत भवति। उपदेश अवस्था में अंत्य जो इत होता है वो कौन होता है? तो दोस्तों, आपको ध्यान हो तो आपका एक सूत्र जो आप लघु सिद्धांत कौमुदी में हल अंत्यम। जी हाँ दोस्तों, इस सूत्र के द्वारा हल की इत संज्ञा होती है। अंत्य जो हल है उसकी इत संज्ञा होती है, यानी इसका उत्तर ख हो गया है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, और अच्छा है स्वरः। किसे कहा गया है? स्वरों को कहा गया। जी हाँ दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलें तो दोस्तों, मैं आपको ये बता रहा था कि ये जो प्रश्न है ये निश्चित सफलता दिलाने वाले हैं। अगर आप इनसे संबंधित विश्लेषण पढ़ना चाहते हैं, इनसे संबंधित जो जानकारी और भी विस्तृत रूप से लेना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। अगला क्वेश्चन नंबर 2, और ये भी अपने इत संज्ञा से संबंधित ही है। इत संज्ञकस्य लोपम करोति। इत संज्ञकस्य लोपम करोति, यानी इत संज्ञक जो है उसका लोप कौन करता है? दोस्तों, आपको ध्यान देने की जरूरत यह है कि आपको क्या पूछा जा रहा है, यह आपको पता होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ये प्रश्न है लोप। तो लोप करने वाला सूत्र है तस्य लोप है। तस्य लोप है। तो भाई ये जो तीनों सूत्र हैं ये क्या है? हलंतम अपन पढ़ चुके हैं पहले प्रश्न में। अदर्शनम लोप है, ये लोप संज्ञा करता है। जी हाँ दोस्तों, संज्ञा और लोप दोनों का अंतर है। ये लोप संज्ञा करने वाले हैं, ये इत संज्ञा करता है। जी हाँ दोस्तों, उपदेश है अजनुनाशिक इत, तो ये तो संज्ञक है, और ये तस्य लोप है, लोप करता है। जी हाँ दोस्तों, तस्य लोप है, लोप करता है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखें। इत संज्ञकस्य लोपम करोति तस्य लोप है। तस्य लोप है। अदर्शनम लोप है, ये तो संज्ञा करने वाला है दोस्तों, ये ध्यान देने वाली बात है। अगर संज्ञा पूछे लोप संज्ञा कौन करता है तो अदर्शनम लोप है।
और इसकी जो लोप कौन करता है, तो लोप इत्य संज्ञा जिसकी हो गई उसका लोप तस्य लोप करता है। जी हाँ दोस्तों, आगे अपन चलें तो अगले क्वेश्चन अपने तीसरा, मुख्य नासिकया उच्चार्य उच्चार्यमाण वर्ण भवति। मुख्य नासिकया उच्चार्यमाण वर्ण भवति। मुख और नासिका के द्वारा जो उच्चारित वर्ण है वो कौन सा होता है, मुख और नासिका के द्वारा? तो मुख और नासिका के द्वारा आपने सूत्र पढ़ा होगा, मुख नासिका वचनोनुनासिका। तो यहाँ पर उत्तर हो गया अनुनासिका। अनुनासिका मुख नासिका का वचनोनुनासिका, इस सूत्र से अनुनासिक जो है मुख और नासिका दोनों के द्वारा उच्चारित होता है। चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर सर। बिल्कुल हम इसको विश्लेषणात्मक वीडियो जो है वो देखने के लिए आप सब्सक्राइब करके इन्हीं चीज़ों को दूसरे जो लंबे वीडियो हैं वहाँ समझाया गया है, आप वहाँ देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन अपना चौथा, उष्म वर्णासंख्या। जी हाँ दोस्तों, हम उष्म वर्णों की बात कर रहे हैं और उष्म का आप जानते हैं सलो उष्माण क्या है, लघु सिद्धांत कौमुदी क्या कहती है, सलो उष्मान। जी हाँ दोस्तों, सल जो प्रत्याहार के वर्ण है वो उष्म है, सलो उष्मान है। स और है चारों उष्म वर्ण है, तो इसका आंसर हो गया है क्या। अब कादियो मावसा नाम, तो ये स्पर्शा, कादियो मावसा नाम स्पर्शा। कैसे मैं तक के जो 25 वर्ण है ये स्पर्श है। यवरल ये क्या है, ये है अंतस्था। यवरल अंतस्था। अच्छा है स्वरा, अच्छा है स्वरा। जी हाँ दोस्तों, ये अध्ययन करने की ऐसी परंपरा है जिसमें आप जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के विकल्प हैं उन विकल्पों को भी आप अच्छी तरह समझते जाएं, तो आपको रटने की भी आवश्यकता नहीं है, आपकी गलती भी होने की संभावना नगण्य हो जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें दोस्तों। जो अगला क्वेश्चन है हमारा 5वां क्वेश्चन, उसकी तरफ पढ़ते हैं। पहले ये बताइए आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया? चलो दोस्तों, ये पर्दा हट रहा है और 5वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाह्य यत्न भवति। देखो पहले आप ये बताइए दोस्तों, आपसे मैं पूछाऊँ, ये अपन कर चुके हैं उष्म वर्ण के बारे में, बाह्य यत्न का अपन चर्चा करते हैं। बाह्य यत्न भवति जो अगला क्वेश्चन है, बिल्कुल दोस्तों, पहले तो यत्न है कतिधा। यत्न कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, पहले आपको पता होना चाहिए यत्न 2 प्रकार के होते हैं, एक तो बाह्य और एक आभ्यंतर, या आप ऐसे भी कह सकते हैं आभ्यंतर और बाह्य। तो आभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार के होते हैं दोस्तों। कितने प्रकार के हो? पंचधा। आभ्यंतर प्रयत्न कितने होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। और बाह्य प्रयत्न है वो होते हैं एकादशधा, यानी 11 प्रकार के। बाह्य प्रयत्न कितने हो गए? 11 प्रकार के। आभ्यंतर प्रयत्न कितने हो गए? 5 प्रकार के। जी हाँ दोस्तों, तो बाह्य यत्न भवति एकादशधा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें दोस्तों। जी हाँ, प्रयत्नों के बारे में दिलीप बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने कमेंट किया है। प्रयत्नों के बारे में अपन अलग से एक शॉर्ट वीडियो बना लेंगे, क्योंकि ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़े तो अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर पर्दा हट रहा है और ये अगला क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत है, स्पर्शानाम प्रयत्नः भवति। अब देखो दोस्तों, पहले अपन ये देख लेते हैं स्पर्श कहते किसको है। तो अपन ने अभी पढ़ा था कादियो मावसानाम स्पर्शा। कादियो ऐसे लेकर मैं तक, कादियो मावसानाम स्पर्शा। तो कैसे लेकर जो मैं तक के अक्षर हैं उनके प्रयत्न कौन से होते हैं, और ये स्पृष्ट, ईषद, विवृत, विवृत और संवृत, ये चारों प्रयत्न आभ्यंतर प्रयत्नों में पूछा गया है अपन को। तो आभ्यंतर प्रयत्नों का ही जवाब देना है, ये थोड़ा सा अपने को देखते हुए चलना है। आभ्यंतर और बाह्य 2 प्रकार के प्रयत्न हैं। आभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार के होते हैं और बाह्य प्रयत्न 11 प्रकार के होते हैं। तो स्पर्शों का प्रयत्न कौन सा है? तो
दोस्तों अपन स्पर्शों की बात करें तो स्पर्शों का प्रयत्न स्पृष्ट प्रयत्न होता है। कौन सा प्रयत्न होता है? स्पृष्ट, यानी अपना उत्तर हो गया है स्पृष्ट। चलो इसी बात पर अपन कर लेते हैं। ईषद विवृत प्रयत्न, ईषद विवृत प्रयत्न किनका होता है? जी हाँ दोस्तों, ईषद विवृत ऊष्म वर्णों का होता है। जी हाँ दोस्तों, ऊष्म वर्णों का ईषद विवृत होता है। उसमें किसको कहते हैं? अभी अभी अपन ने पढ़ा है सलो ऊष्माण। सल प्रत्यय के वर्णों को स है ये ऊष्म कहलाते हैं, और उनका जो आभ्यंतर प्रयत्न है वो ईषद विवृत होता है। जी बिल्कुल दोस्तों। फिर विवृत की चर्चा कर लें तो विवृत स्वराणाम, जितने भी स्वर हैं उनका विवृत प्रयत्न होता है। स्वर या अच, अच स्वर की पर्याय है, तो विवृत प्रयत्न स्वर और अचों का होता है। और संवृत की बात करें तो दोस्तों केवल ऋस्व ए, वो भी कैसा? केवल प्रयोग दशा में। ऋस्व ए को प्रयोग दशा में संवृत होता है। तो भाई प्रक्रिया दशा में क्या होगा? तो प्रक्रिया दशा में तो विवृत ही होगा। आप अच्छी तरह इस प्रश्न को पुनः देख लें। स्पर्श प्रयत्न पूछा गया था। स्पर्शों का प्रयत्न कौन सा होता है? अपन ने पढ़ा काद्युमावसानाम स्पर्शा, कैसे मातक के सारे वर्ण वो स्पर्श कहलाते हैं। प्रयत्न दो प्रकार के होते हैं, आभ्यंतर और बाह्य। आभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार के होते हैं, बाह्य प्रयत्न 11 प्रकार के होते हैं। और स्पर्शों जो प्रयत्न है कैसे मैथक के वर्ण है उनका आभ्यंतर प्रयत्न स्पृष्ट होता है। फिर ऑप्शन में गए ईषद विवृत किनका होता है? तो ऊष्म का होता है। ऊष्म किसको कहते हैं? सल वर्णों को कहते हैं। सल में क्या क्या आते हैं? स है आते हैं। विवृत किसको कहते हैं? तो स्वराणाम या अचय प्रत्यार के जो भी वर्ण है वो सब विवृत प्रयत्न है, आभ्यंतर प्रयत्न। संवृत प्रयत्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऋस्व ए को ही संवृत होता है, वो भी प्रयोग की दिशा में, प्रयोग की दशा में ही होता है। जहाँ प्रक्रिया दशा होती है वहाँ तो वह भी विवृत हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अपना 7वां क्वेश्चन लीजिए दोस्तों। 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? बिल्कुल इस बार ऊपर से क्वेश्चन आ रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों। बिल्कुल, ऋ वर्णस्य भेदा भवन्ति। 7वां प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न इसलिए हो जाता है क्योंकि ऋ वर्णस्य भेदा भवन्ति। देखिए दोस्तों, ये इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि इसकी आप चर्चा को कहीं जगह कर लेंगे लेकिन इसका वास्तविक आंसर आपको मिलेगा ही नहीं। ऋ वर्णस्य भेदा भवन्ति। प्रश्न क्या है? ऋ वर्णस्य भेदा भवन्ति, यानी ऋ वर्ण के भेद होते हैं। ऋ वर्णस्य भेदा भवन्ति, तो ऋ वर्ण के भेद कितने होते हैं आपको ये बताना है दोस्तों। और ये पेन टूल काम नहीं कर रहा है, पुनः कोशिश करते हैं। तब तक आप ये बताइए दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है? बिल्कुल मैं कोशिश कर रहा हूँ, इसमें कुछ तकनीकी खराबी है वो सही करने की। बिल्कुल दोस्तों, ऋ वर्णस्य भेदा भवन्ति, ऋ वर्णस्य भेदा भवन्ति। अब देखिए सर, आप इसको स्पष्ट समझाएं, बिल्कुल पूर्ण स्पष्ट समझाऊंगा मैं आपको। ये क्वेश्चन पूछ रहा है अपने को ऋ वर्णस्य भेदा। दो चीज़ होती है दोस्तों, एक तो भेदा और एक होता है संज्ञा। अच्छी तरह समझ ले इस क्वेश्चन को दोस्तों। जहाँ भेद पूछे जा रहे हैं वहाँ उसी वर्ण के भेद बताने। जी दोस्तों, जैसे ऋ वर्ण से भेद आ गए तो ऋ के भेद ही बताने, यानी ऋ वर्ण के भेद होते हैं दोस्तों 12। तो यहाँ पे उत्तर हो गया 12। कितना उत्तर हो गया है? 12। ऋ वर्ण से भेदा भवन्ति। अगर ऋ वर्ण से संज्ञा पूछ लिया जाता, अगर यही क्वेश्चन संज्ञा से संबंधित होता तो दोस्तों उत्तर हो जाता 63। क्यों? क्योंकि अनुदित जो सूत्र है वो सवर्ण संज्ञा करता है और उसी में रि लृ वर्णयो सावर्ण्यम वाच्यम जो वार्तिक है ये सवर्ण संज्ञा कर देता है। तो जहाँ संज्ञा पूछी जाएगी वहाँ पर आपको 30 उत्तर देना है। किस किस में? रि में और लृ में। जी हाँ दोस्तों,
ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप अच्छी तरह समझ लें। जहाँ पर 30 संज्ञा पूछी जाए वहाँ आपको आंसर करना है 63। ऋकार, ऋकारस्य संज्ञा, ऋकारस्य संज्ञा, अगर संज्ञा पूछी जा रही है तो 63 करना है। और लृ वर्णस्य भेदा तो आपको 12 करना है, क्योंकि इसका भेद पूछ रहा है। और ऐसे ही री वर्ण के भेद पूछ रहा है तो आपको 18 करने हैं, वहाँ पर 30 नहीं करने हैं। तो ये थोड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों कि भेद और संज्ञा में अंतर है, क्योंकि सावर्ण्यम वाच्यम सवर्ण संज्ञा होने पर दोनों के काउंट हो जाएंगे, यानी री और ली दोनों की योग हमें करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये आपको बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी मैं दे रहा हूँ, जो जल्दी से इस चीज़ को स्पष्ट कोई नहीं कर पाते हैं। आगे अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वो इसी से संबंधित प्रश्न है, और वो प्रश्न है हमारा ऋकार। जी हाँ दोस्तों, अभी अपन चर्चा कर चुके हैं। ये देखिए, ऋकार है संज्ञा भवती। ऋकार है, ऋकार की संज्ञा होती है। क्या पूछ रहा है दोस्तों? संज्ञा। अगर भेद पूछता तो 18। जी हाँ दोस्तों, और संज्ञा पूछ रहा है तो री लृ वर्णयो सवर्ण्यम, यानी सवर्ण संज्ञा के आधार पर अनुदित प्रत्यय इस सूत्र से, और री लृ वर्णयो सवर्ण्यम वाच्यम इस वार्तिक के आधार पर सवर्ण संज्ञा होकर, और ये 18 तो ऋकार के और 12 लृकार के, दोनों के मिलित्वा मिलकर के 63। उत्तर क्या हो गया दोस्तों? ऋकार की संज्ञा 63 हो गई। ऐसे ही ऋकार की भी संज्ञा पूछी जाती तो 63 उत्तर होता। अगर भेद पूछते तो ऋकार के भेद 18 और ऋकार के भेद, जी हाँ दोस्तों, 12। अब इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ और आ जाती है कि मान लो ऋत के भेद पूछ लिए जाएं, रीत, तो तपर है तत्काल से, जिसके अंत में तय लगा हुआ है तो वो केवल अपना ही बोध है। भले ही ऋत का पूछे, इत का पूछे, उत का पूछे, अत का पूछे, तो अगर तकार अंत में आ रहा है फिर आपसे पूछा जा रहा है तो दोस्तों केवल 6 भेद ही होंगे। जी हाँ, भले ही ऋत का पूछ लें, लृत का पूछ लें, अत का पूछ लें, किसी का भी पूछ लें, लेकिन तय पर तत्कालस्य इस सूत्र से जहाँ पर तय अंत में आ गया है तो वो केवल, अगर लघु ऋकार है, लघु आकार है, लघु आकार है, तो वो केवल लघु इकार है, लघु उकार है, तो वो केवल लघु के वर्णों का ही बोधक रहेगा, और वहाँ पर केवल 6 ही उत्तर करने होंगे। आप अच्छी तरह समझ ले दोस्तों इन तीनों क्वेश्चंस के माध्यम से कि अगर संज्ञा पूछी जाती है तो सामान्य संज्ञा को मिलाकर ऋकार और लृकार दोनों को योग होकर 30 होंगे। अगर भेद पूछे जाते हैं तो ऋकार के भेद 18, लृकार के भेद 12, और अगर आपसे तकार अंत में ऋत के पूछे जाते हैं तो आपको 6 उत्तर करना है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी है। अगले प्रश्न की तरफ चलें अपन दोस्तों। तो अपना प्रश्न है 10वां क्वेश्चन पहले आ गया है, कोशिश करेंगे 9वां क्वेश्चन वापस आए। हाँ तो दोस्तों, अनंतरा हलय भवती, अनंतरा हलय भवती। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉलेज लेक्चरर तक क्वेश्चन आए हुए हैं ये। अनंतरा हलय भवती, और सबसे आसान है। जी हाँ दोस्तों, आप जो जहाँ पे दूसरे वीडियोज या दूसरे यूट्यूब चैनल या आप जो कोचिंग पढ़ रहे हैं वहाँ पर बहुत सारे उदाहरण दे दिए जाते हैं और आपको एक तरह से कंफ्यूज कर दिया जाता है ताकि आप कोचिंग में जाएं, जबकि ऐसा नहीं है। संस्कृत में लिमिटेशन होती है दोस्तों, जो व्याकरण है उसके जो उदाहरण है, जो पारंपरिक उदाहरण है वही आज तक पूछे जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो इसलिए अनंतरा हलय भवती, तो आपको ध्यान है संयोग संज्ञा, संयोग संज्ञा यहाँ होगी, संयोगांतरा हलय ये जो संयोग संज्ञा इसमें हो रही है तो अनंतरा हलय भवंती संयोग संज्ञा का। जी हाँ, हलों के बीच में जो कोई अंतर नहीं रहता तो वहाँ पर संयोग हो जाती है। अनंतरा हलय भवंती, तो दोस्तों हलो अनंतरा संयोग है,
हलो अनंतरा संयोग है, इस सूत्र से संयोग संज्ञा हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, इस पर चर्चा कर लेते हैं अपन। तो इसमें जो हल होता है, हल यानी व्यंजन, हल यानी व्यंजन। तो जो व्यंजन होता है दोस्तों, उस व्यंजन की अपन चर्चा करें। ये पुनः थोड़ा सा 4 पद हैं, इस पद पर चर्चा कर लेते हैं। अनंतरा हल भवंती संहिता संज्ञा। तो आदिरंतेन संहिता। जी हाँ दोस्तों, आदिरंतेन संहिता, आदि और अंत के साथ में जो इत है उसके तक जो भी वर्ण आ रहे हैं उसकी संहिता संज्ञा होती है। आदिरंतेन संहिता, इस सूत्र से संहिता संज्ञा होती है, जिससे कि प्रत्याहार का निर्माण होता है। जी हाँ दोस्तों, कोशिश कर रहा हूँ मैं ये चले। अनंतरा हल भवती भवंती संयोग संज्ञा हो जाएगी दोस्तों। थोड़ा सा हाँ, तो दोस्तों अनंतरा हल है भवंती संयोग संज्ञा। हल किसको कहते हैं दोस्तों? अपन बात कर रहे थे हल, हल व्यंजन को कहते हैं। और व्यंजनों में भी अजबी रहता, यानी बीच में किसी प्रकार के स्वरों का कोई व्यवधान नहीं रहने पर। जी हाँ दोस्तों, स्वरों का कोई किसी प्रकार का व्यवधान नहीं रहने पर संयोग संज्ञा होगी। अब दोस्तों अपन चर्चा करते हैं संहिता संज्ञा कहाँ होगी। तो आदिरंतेन संहिता, आदि अंतेन संहिता। जी हाँ दोस्तों, जैसे अण प्रत्यार ए ई उ और न सही के तक जो वर्ण आ रहे हैं, तो ए ई उ ये अण प्रत्यार के विधायक हैं। तो ये आदिरंतेन संहिता, इस सूत्र से हुआ, इससे संहिता संज्ञा हुई है। किसमें? अण प्रत्यार में। आदिरंतेन संहिता, आदिरंतेन संहिता। वैसे ही दोस्तों पद संज्ञा आपको पता है, सुप्तिगंतम पदम, सुप च तिंग च, सुप्तिगंतम पदम, सुप की और तिंग की पद संज्ञा होती है। तो आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अनंतरा हल भवंती, इसका उत्तर हो गया है संयोग संज्ञा। इसका उत्तर दोस्तों क्या हो गया है? संयोग संज्ञा। क्वेश्चन 10, इसकी तरफ अपन चल रहे हैं दोस्तों। तो लीजिए आपका अगला क्वेश्चन। उदात्तानुदात्त स्वरितः बाह्य यत्ना भवन्ति। जी हाँ दोस्तों, बाह्य यत्न कितने हैं? 11 हैं, 11 हैं। और 11 यत्नों में से ये पूछ रहा है उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। उच्चैरुदात्त है, निच्चैरनुदात्त है, समाहार स्वरित। जी हाँ दोस्तों, तीनों समझ में आ रहा है। उच्चैरुदात्त है, निच्चैरनुदात्त है, समाहार स्वरित। उच्चई उदात्त है, अनुदात किसे कहेंगे? निच्चैरनुदात्त है। और स्वरित किसको कहेंगे? समाहार स्वरित। जी हाँ दोस्तों, एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन हो गए हैं। बाह्य यत्न कितने होते हैं? बाह्य यत्न 11 होते हैं दोस्तों। अच्छा, नाम भी बताना है? बिल्कुल, नाम आप पूछ रहे हैं तो बता देता हूँ। विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। तो दोस्तों ये उदात्त, अनुदात्त और स्वरित अंतिम तीनों के बारे में पूछ रहा है। ये बाह्य यत्न किनके होते हैं? तो दोस्तों ये बहुत आसान सी चीज़ है। अचाम किनके होते हैं? स्वरों के, अचों के बाह्य यत्न उदात्त, अनुदात्त और स्वरित होते हैं। उच्चैर उदात्त, उच्चैरुदात्त, उच्चैरुदात्त, निच्चैरनुदात्त, समाहार स्वरित, इस तरह। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये आप देखने से पहले मैं चाहूँगा आप इस चैनल पर क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं वो आप जान लें। तो अगला अपना प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्या बात है दोस्तों, लघुत्तरात्मक प्रश्न पार्ट 2 आ गया है इसी का, जिसमें पहला ही प्रश्न है महेश्वर सूत्राणि कति कीदृश हल इत संज्ञक भवति हलंतम इति सूत्रस्य अर्थ लिखत। देखो दोस्तों, महेश्वर सूत्र कितने होते हैं? कौन सा हल इत संज्ञक कहलाता है? हलंतम, इस सूत्र का अर्थ लिखो। कस्य अच की अंत भेदा, कौन से अच के कितने कितने भेद हैं? कौ वर्णौ मिथ सवर्णौ बहुत है, कौन से वर्ण आपस में सवर्ण कहलाते हैं?
तत्र नियमक है, वहाँ पर नियम क्या है। अकारस्य प्रयत्नक है, आकार का प्रयत्न क्या है। प्रक्रिया दशायाम चक है, अपन चर्चा कर चुके हैं दोस्तों। और आगे ये वीडियो क्या थोड़ा बीच में इस चैनल में क्या क्या आप देख सकते हैं, उसको देखने के बाद में अंत में इनके उत्तरों के बारे में चर्चा करेंगे। जीवा मूल्य वर्ग वर्ण वर्ग केश वर्ण से संज्ञा भवंती। इस तरह ये 11 से लेकर जो 18 तक क्वेश्चन है, इनको अपन अंत में इनके बारे में चर्चा करेंगे। पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो संस्कृत की पाठ्य पुस्तकें हैं उनके आधार पर मैंने योग वहम, योगश्चित्त वृत्ति निरोध है, ये जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इस तरह के लेशन बनाया जिसमें संज्ञान सूक्त के बारे में पढ़ाया गया है। पहले पार्ट में योग शब्द की व्युत्पत्ति, योग शास्त्र के प्रणेता कौन है, 8 सोपान कौन कौन से हैं, यम नियम के 5 भेद कौन से हैं, प्राणायाम की परिभाषा वगैरह, ये सब मैंने समझाई है। आप वीडियो लिस्ट में जाकर इस चीज़ को भी देख सकते हैं। अगर आप इन जो ये क्वेश्चन नंबर 11 से 18 है, इनके उत्तर आपको आते हैं तो दोस्तों, जो विश्लेषणात्मक और लघु सिद्धांत कौमुदी के सूत्रों के आधार पर सरल व आसानी से समझ में आ सके, इस तरह वीडियो एक बनाने का मेरा क्वेश्चन 11 से लेकर 18 के लिए प्रयास रहेगा। तो दोस्तों, अंत में इन क्वेश्चनों के बारे में अपन और चर्चा कर लेंगे ना। आप अभी इस वीडियो को संपूर्ण देखें, अभी अधूरा वीडियो है। तो आपसे पुनः विनती है, अगर आपको ये वीडियो अब तक अच्छा लगा है तो आप चैनल को अभी तक आपने सदस्यता नहीं ली है, अर्थात आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों। और दूसरी बात, आप बेल आइकन को भी दबा सकते हैं। ये क्वेश्चन 11 से 18 के बारे में अपन चर्चा कर चुके हैं। अब आगे, और बेल आइकन दबाने का ये फ़ायदा है दोस्तों कि जब भी मैं अगला वीडियो अपलोड करूंगा, भले ही इससे संबंधित या अन्य आपकी परीक्षा से संबंधित, तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप तुरंत देख पाएंगे। तो दोस्तों, आप इस चैनल में क्या क्या देख सकते हैं। जी हाँ, ये क्वेश्चन आपने सुरेश जी बहुत अच्छा पूछा है। तो आप इस चैनल पर निम्न जानकारी पर्याप्त रूप से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे जो पाठ्य पुस्तकें हैं उनके मंगलाचरण से लेकर उनकी समस्त जानकारी बहुत अच्छी तरह से, जैसे सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। और आप क्या देख सकते हैं तो दोस्तों, और आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एनसीईआरटी व आरबीएससी द्वारा जो नवीन पाठ्य पुस्तकें चालू की गई हैं, उनके आधार पर कक्षा 6 के लिए जो अध्याय हैं वो आप पढ़ सकते हैं। और रुचिरा कक्षा 6 प्रथम पाठ के अभ्यास, शब्द परिचय, 6 से 12 के लिए जो संस्कृत की पाठ्य पुस्तक है उनका आप अच्छी तरह से अध्ययन कर सकते हैं। इसी तरह दोस्तों, कर्ता क्रिया की अनुवृत्ति जो आपकी परीक्षा में बहुत इम्पोर्टेंट है, उनसे संबंधित विश्लेषणात्मक बहुत बढ़िया तरीके से आप जो प्रश्न पढ़ सकते हैं। और बहुत आसान है ये दोस्तों, कठिन काम भी नहीं है। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करने पर, जी हाँ दोस्तों, विवेक जी कक्षा 7 के लिए भी हमने प्रथम पाठ से लेकर ही पाठ बनाए हैं, जो नवीन पाठ्यक्रम के आधार पर बनाए गए हैं। और आप वीडियो लिस्ट में ये देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये भी कक्षा 7 के लिए सुभाषितानी पाठ से हैं। और दोस्तों, कक्षा 12 जो विजेत्री है उसमें नवीन पाठ्यक्रम के अनुसार सत्र 19-20 एवं 20-21 के अनुसार बहुत इम्पोर्टेंट जो पाठ हैं, जो व्याकरण है, जो लौकिक साहित्य है, वैदिक साहित्य है, उनके बारे में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, छंद प्रकरण जो आपके इस परीक्षा से भी संबंधित है और अन्य समस्त संस्कृत के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए आवश्यक हैं। तो ये 100% प्रश्नों की गारंटी वाला छंद प्रकरण है और बहुत आसानी से छंदों को इसमें समझाया गया है दोस्तों। इसके अलावा आप जो देख सकते हैं Q20 संस्कृत सीरीज में जो आप टॉपर जिनके आधार पर बन सकते हैं, वैदिक साहित्य पर इसी प्रकार जैसे अभी अपन ने संज्ञा प्रकरण पे पढ़े हैं, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं, वो आप देख सकते हैं। जिस तरह देखिए दोस्तों, ये Q20 में योगेंद्र नारायण से संबंधित, भास से संबंधित, नाग वन निवलय नील कुवलय तनु, और बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन महासेन कौन था,
वहाँ से जो नील कुवलय तनु नामक कृत्रिम हाथी कौन था, इस तरह के बहुत इंपॉर्टेंट साहित्य के गूढ़ प्रश्न भी आप समझ सकते हैं। और दोस्तों भास के नाटक चक्र के बारे में, या दोस्तों लौकिक साहित्य में प्रतिज्ञा योगेंद्र नारायण की संपूर्ण कथा वस्तु को बहुत आसान शब्दों में और बहुत आसान तरीके से प्रश्नात्मक शैली में आप सीख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप सीख सकते हैं राजस्थान के जीके आरपीएससी की जो लेटेस्ट आंसर की जारी होती हैं उनके बारे में, वही विश्लेषणात्मक प्रश्न उत्तर, कौन सा उत्तर सही है, आरपीएससी ने किस तरह माना है, करंट जीके और राजस्थान जीके से संबंधित आप जानकारी इस चैनल से पूर्ण रूप से ले सकते हैं। इसी तरह दोस्तों जैसे किसी भी सब्जेक्ट की लेक्चरर की हिस्ट्री आंसर की आई तो वो आप तुरंत इसमें देख सकते हैं, वो भी विश्लेषणात्मक रूप से। आपको न तो प्रश्न पत्र रखने की ज़रूरत है, न ही आंसर की, और आप खुद ही उसको देख सकते हैं। और इसके अलावा आप दोस्तों देख सकते हैं आरपीएससी द्वारा जो फाइनल रिजल्ट्स जारी होते हैं, कट ऑफ जारी होते हैं संस्कृत एजुकेशन के या अन्य एजुकेशन से संबंधित, शिक्षा विभाग से संबंधित, वो सब आप देख सकते हैं। इसके अलावा आपके सामने दोस्तों आरपीएससी अजमेर की जो भी फाइनल कट ऑफ लिस्ट है या अन्य जो रिजल्ट्स हैं, जैसे हाउ टू गेट जेएनवी रिजल्ट्स, क्लास 6 एंट्रेंस एग्ज़ाम, अन्य जो शिक्षा से संबंधित और शिक्षक से संबंधित जानकारी है वो आप देख सकते हैं। दोस्तों महर्षि पाणिनि जी का परिचय हुआ, रीट, टेट, नेट, आरपीएससी, L1 L2, सीनियर टीचर, टीजीटी, पीजीटी लेक्चरर, सभी कंपटीशंस के लिए कक्षा 6 के स्तर से उच्च स्तर, शास्त्रीय आचार्य स्तर की जो अध्ययन सामग्री आप यहाँ प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह दोस्तों आप जो अपने अभिभावक के बच्चों के लिए रोचक संख्या ज्ञान, भाषा संज्ञान, ये भी आप जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों कारक प्रकरण पे भी इसी तरह मैंने Q20 बनाई है जो बहुत ही रोचक और ज्ञानप्रद है और आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए क्योंकि ये आपको टॉपर बनाने के लिए सहायक है। इसी तरह दोस्तों योग व हम, ये भी अपने संस्कृत की पाठ्य पुस्तक को मैंने पाठ का निर्माण किया है। 2 पाठों में योग व हम भाग को मैंने संपन्न किया है, तो आप वहाँ भी इसको भी देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अनेक सारे वीडियो हैं, लेकिन कुछ वीडियो और बताना चाहूँगा। जैसे जो ऑनलाइन शिक्षक अभिरुचि परीक्षा हुई तो उसका समय भी हमने बढ़ाया था, और पहले 10 से आपको बता दूं शिक्षक अभिरुचि दिवस राज्य सरकार द्वारा 5 जून को मनाया गया, जिसमें 10 से 12 तक का ऑनलाइन एग्ज़ाम था। उसको समय बढ़ाकर 2 बजे किया गया था, उसके बाद में 5 बजे किया गया था। तो इस तरह की ऑनलाइन एग्ज़ाम्स की जानकारी भी आपको तुरंत मैं देता हूँ। शिक्षक अभिरुचि दिवस हेतु 5 जून को जो लिंक थी परीक्षा देने की वो भी मैंने प्रोवाइड करवाई है। तो इस तरह की चीज़ें जो दोस्तों आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं वो आप आसानी से देख सकते हैं। और इसके अलावा अपन दोस्तों जैसे कारक प्रकरण में बहुत बढ़िया तरीके से प्रातिपदिकार्थ, मात्रस्य या कर्तुक्रिया, आप तुम इष्टतमम कारकम अस्ति, द्वितीय विभक्ति अस्ति, बहुत ही सरल तरीके से और विश्लेषणात्मक रूप से क्वेश्चन आंसर किए हैं। और इसके अलावा आप दोस्तों आपको कुछ और चाहिए तो वो आप मुझे आप उन चीज़ों के लिए आप कह सकते हैं कि सर इस टॉपिक पर आप बनाइए। कोशिश करूंगा दोस्तों कि 100 प्रश्नों का एक अपना मॉडल टेस्ट पेपर का एक अध्याय बनाया जाए जिसके आधार पर आप अपने आप को जांच सकें। लेकिन दोस्तों सबसे पहले आपसे निवेदन कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और जो क्वेश्चन 11 से लेकर 18 तक अपन क्वेश्चन की बात कर लें, उन वीडियो काफ़ी लंबा हो चला है दोस्तों। इच्छा तो मेरी यही थी यहीं पे चर्चा करें, लेकिन दोस्तों मैं चाहूँगा आप इनके क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन नंबर 11 है और उसका आंसर इस तरह आप कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोग जो मेरे द्वारा बनाए जा रहे हैं उनको आप कितना सीरियसली पढ़ रहे हैं। तो पुनः दोस्तों आप सभी का जो भविष्य उज्जवल हो, आप परीक्षा में 100% सफलता पाएँ, इसी शुभकामना के साथ में आप सभी जो परीक्षा के लिए सन्नद्ध रहें, पूर्णतः तत्पर रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक स्वागत, अभिनंदन।